In previous lecture, we start a chapter that is cash flow statement. In this chapter, there will be three activities. First activity, second, and third. First activity will be operating activity. Second is investing activity, and third is financing activities. Cash flow statement is a statement of inflow and outflow of cash and cash equivalent. सिंपल समझिए हम लोग, कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो के बारे में पढ़ते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। सिंपली हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जो कैश पर है। कैश इन द सेंस आइदर बैंक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नेचर की है। हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के साथ, देखिए ध्यान से देना और कोशिश करना कि आप लोग मुझे बता पाओ। ओके, देखिए एग्जांपल लिखते हैं। सपोज करिए मैं कुछ एंट्री पास करके इधर लिखता हूँ, जैसे पहली एंट्री। आप लोगों का काम ये है कि ये बताना है क्या ये कैश फ्लो स्टेटमेंट पे रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी। यदि रिकॉर्ड होगी तो आर लिख देना, नहीं होगी रिकॉर्ड तो एन लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आर मतलब कि रिकॉर्ड होना है और एन मतलब कि नहीं होगी रिकॉर्ड, ठीक है ना। पहली एंट्री ये थी, सपोज करिए मैंने माल बेचा, माल बेच के मुझे मिला पैसे, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। मैंने माल बेचा उधार पे तो मुझे डेटर्स ने क्या कर दिया, पैसे दे दिए। क्लियर है? क्या ये बताइए, क्या ये वाली एंट्री कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? बताइए। यस सर, आनी चाहिए। वेरी गुड। मैं और एंट्री लिखता जा रहा हूँ, मुझे बताने की कोशिश करते चलना सब लोग, क्या ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगी या नहीं आएगी। ओके, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगी ये वाली एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री कैश फ्लो के अंदर आएगी, कैश के इन्वॉल्वमेंट है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। मैं भी आपसे ये नहीं कह रहा कि आप ऑपरेटिंग निकालो, आप इन्वेस्टिंग निकालो, आप फाइनेंसिंग निकालो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ सिर्फ, क्या ये हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे। बात क्लियर है? जब भी कैश के इन्वॉल्वमेंट होगा उस ट्रांजेक्शन का आना होगा। कैश है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो भाई कहीं ना कहीं तो जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा जी, ओके। और भी लेते हैं, सपोज करिए एक और एंट्री लेते हैं, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बताइए, क्या ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आएगा? नहीं आएगा। वेरी गुड। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर इसके अंदर कैश के इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। मैंने उधार पे माल बेचे हैं, क्या ये आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में? सर नहीं आएगा। अच्छा जी, सपोज करिए मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, आग लगने के चक्कर में मेरा क्या हो गया, नुकसान हो गया, जिससे मेरे पास जो माल था ना वो कम हो गया। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, मेरा जो माल था वो कम हो गया। क्या बताइए ये वाली एंट्री आएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर? सर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सर इसके अंदर कैश के इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बात क्लियर है? बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ हम उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इन्वॉल्वमेंट हो। अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं? अभी आप सिंपल सेंस में इसको यही मानिए, कैश और बैंक। जब हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे तो और भी चीजें हम कवर करते हुए चलते चलेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का सिंपल सेंस में मतलब क्या हो गया हमारा, कैश एंड बैंक। अच्छा, मैं और एंट्रीज पूछता हूँ। अच्छा जी, सपोज करिए डेप्रिसिएशन चार्ज करी। जब डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ, सपोज करिए मेरे पास असेट है, मैंने असेट के ऊपर क्या करा, डेप्रिसिएशन चार्ज करा। तो सर डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट। क्या बताइए ये वाली एंट्री आएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर? बताइए आप लोग। सर नहीं आएगी। क्यों आएगी ये वाली एंट्री? ये वाली एंट्री तो आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सर इसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के सिर्फ हम उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट होगा।
बात क्लियर है? यदि कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं। सिंपल समझिए, कैश अकाउंट के अंदर कब अकाउंट में पोस्टिंग करी जाती थी सर? कैश अकाउंट के अंदर तब पोस्टिंग करी जाती है जब उसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट होता था, कैश या फिर बैंक का इन्वॉल्वमेंट होता था। बात क्लियर है? ओके, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। अच्छा, मैं और भी एंट्री लिख देता हूँ, चलिए और लिखते हैं। जैसे कि मैंने कुछ माल उधार पे बेचा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कि ये एंट्री आएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में? नहीं आएगी। वेरी गुड। तो मतलब कि सर आप क्या हमसे ये कहना चाह रहे हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ हम उन एंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट करें जिसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इन्वॉल्वमेंट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का सिंपल सेंस में मतलब क्या हो गया? कैश और बैंक का जिसमें इन्वॉल्वमेंट है हम सिर्फ उसको ही शामिल करेंगे। तो मतलब कि सर क्या हम डेप्रिसिएशन शामिल करेंगे? सर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर ये नॉन कैश आइटम है। ये कैसा आइटम है? नॉन कैश आइटम। मतलब कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के सिर्फ हम कैश आइटम का इन्वॉल्वमेंट करेंगे। अब देखिए, जो भी कैश आइटम है वो इस हेड में जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है। मैं पहले आपको बेसिक बताना चाह रहा हूँ कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, मैंने बैंक से लोन लिया तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। क्या बताइए, क्या ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा? बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा? यस सर, ये भी आएगा, क्योंकि सर ये भी, बैंक भी तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। बैंक भी तो सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, तो ये भी तो आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। मेरी सिंपल बात समझिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आप सिंपल समझिए, कैश भी आता है, बैंक भी आता है। ठीक है? यदि कैश और बैंक का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है आइदर इन डेबिट साइड और इन क्रेडिट साइड, आप सिंपल समझिए, जब आप कैश अकाउंट बनाते थे तो उसमें पोस्टिंग भी कब करते थे सर? जब करते थे जब उसमें कैश या बैंक का इन्वॉल्वमेंट होता था, ये तभी तो करते थे। ठीक वैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर पोस्टिंग तभी करी जाएगी जब कैश का इन्वॉल्वमेंट होगा। जब कैश का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो भाई वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आएगी नहीं, क्योंकि वो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या करेगा? अफेक्ट नहीं करेगी यदि कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और सिंपल समझने की कोशिश करिए आप लोग, अभी भी आप लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं, तो भी सिंपल समझने की कोशिश करिए। यदि कैश और बैंक का इन्वॉल्वमेंट है, अभी इस लेवल पे इतना ही समझिए, यदि कैश और बैंक का इन्वॉल्वमेंट है, यदि कैश और बैंक का इन्वॉल्वमेंट है तो भाई कैश, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट होगी। बात क्लियर है? यदि कैश और बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हम इसको कैश, तो हम इसको पार्ट नहीं मानेंगे। किसका? कैश फ्लो स्टेटमेंट का। आई होप मेरी बात इतनी आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, अब देखिए, अब फिर जैसे ही आप, पहले आपका काम क्या होगा? यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट वेदर देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश और नॉट। इफ देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश, कैश ऑब्लिक बैंक, जो भी हो, इफ देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश ऑब्लिक बैंक, then we record in the cash flow statement. First step is to identify there will be involvement of cash or not. If yes, यदि है इन्वॉल्वमेंट, देन आप आगे मूव करिए। देन आप क्या करिए, उसको एक्टिविटीज में बाइफरकेट करिए कि किस एक्टिविटी का पार्ट है। आइदर ये ऑपरेटिंग का पार्ट है, या इन्वेस्टिंग का पार्ट है, या फिर फाइनेंसिंग का पार्ट है। अब जिसका पार्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या करिए, आप इसका बाइफरकेशन कर दीजिए। फिर थर्ड स्टेप में देखिए, क्या इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है? क्या इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो है? यदि इनफ्लो होगा तो प्लस हो जाएगा, आउटफ्लो होगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट एक बात बताइए, मैंने बैंक से लोन लिया, व्हाट विल बी द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। आई थिंक मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। मैंने बैंक से लोन लिया तो बैंक, मेरी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। First step is to identify that whether there will be involvement of either cash oblique bank. If yes, yes sir, involvement है, so then identify what will be the nature of the activity, what will be the nature of this transaction, whether it is financing activity, whether it is investing activity, or whether it is operating activity. Anyone answer? Whether it is investing, operating, or financing activity? So this activity is be financing activity. Very good. बात क्लियर है? देन यदि बैंक टू बैंक लोन एंट्री, तो पैसे आए हैं या पैसे गए हैं? पैसों का इनफ्लो हो रहा है या पैसे का आउटफ्लो हो रहा है? कोई बताएगा मुझे? सर इसके अंदर हमारे पास पैसों का इनफ्लो हो रहा है। वेरी गुड, यदि इनफ्लो होगा तो प्लस हो जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा जी, एक चीज देखिए, सपोज करिए मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक लोन का क्या कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ। बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक,
क्या बताइए, इसके अंदर कैश की है, बैंक का इन्वॉल्वमेंट है, यस बैंक का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको रिकॉर्ड करी जाएगी। क्या ये इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग है? सर ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, वेरी गुड। क्या सर इसमें इनफ्लो है आउटफ्लो है? सर इसके अंदर तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, जब जब पैसे जाएंगे तब तब आउटफ्लो कहलाया जाएगा। आई थिंक मेरी बात आप तक समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छी चीज है, बेसिक चीजें हैं। मैं आपको देखो स्टूडेंट्स हर एक चीज बैलेंस शीट, पी एंड एल और जनरल एंट्री समझाऊंगा, जिससे कि जिंदगी भर का लॉजिक बना रहे। मैं चाहूं तो आपसे कह दूं कि फॉर्मेट याद कर लीजिए, लेकिन फॉर्मेट याद करना बहुत बेकार चीज है, क्योंकि जिंदगी भर आपको ये चीज काम आएगी, तो इसको अच्छे से समझते हैं। भले ही हमारे पास दिन थोड़े ज्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, भले ही 10 दिन के इसमें 15 दिन लग जाए, या 15 दिन के 20 दिन लग जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन लॉजिक पे हम जाएंगे, हर एक टॉपिक पे लॉजिक पे जाएंगे, ऐसा करा क्यों जा रहा है। बात क्लियर है? अब एक बात ध्यान रखना, जितना मैंने आपको पुराना पढ़ाया था ना, याद है पार्टनरशिप में मैंने आपको कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट करके कुछ बता रहा था? यदि याद हो तो बेटर है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा उस चीज को करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, चलिए, आई होप इतनी आपको समझ में आ गया। सिंपल देखिए, और अच्छी हिंट बताऊं मैं आपको, मैंने आपके साथ 3 एक्टिविटी कही थी, ऑपरेटिंग होगा, इन्वेस्टिंग होगा और फाइनेंसिंग भी होगा। ये 3 एक्टिविटी हमने नाम तो सुन लिया था तीनों एक्टिविटी का। सर 3 एक्टिविटी होती है, बोलो मेरे साथ सवाल, सब लोग बोलते चलिए घर पर। पहली एक्टिविटी ऑपरेटिंग, सेकंड इन्वेस्टिंग, थर्ड फाइनेंसिंग। पहली ऑपरेटिंग, सेकंड इन्वेस्टिंग, थर्ड फाइनेंसिंग। बताइए फाइनेंसिंग में कौन सी एक्टिविटी आती है? आप सब लोग घर पर बोलते चलिए। सर फाइनेंसिंग में वही एक्टिविटी आती है जो सोर्स, जो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस होती है, मतलब ओनर्स फंड और बोरोड फंड, इसके रिगार्डिंग कुछ भी होगा वो सब कहाँ कवर कर लिया जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अच्छा जी, बात क्लियर है? सपोज करिए, मैं पहले एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं एक शू मैन्युफैक्चरिंग का काम है मेरा मेरा शूज मैन्युफैक्चरिंग का काम है। बात क्लियर है? मैं बड़ी कंपनी हूँ, बाटा जैसा नाम है मेरा, एक अच्छा नाम है मेरा, ब्रांड है। सपोज बाटा बाटा कंपनी का मालिक हूँ, बाटा का काम के शूज मैन्युफैक्चरिंग करके शूज को बेचने का बाटा का काम है। बात क्लियर है? अब भाई बाटा ने डिवेंचर इशू करे या बाटा ने शेयर इशू करे, वो सब किसमें कवर हो जाएगा? सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। यदि बाटा ने कोई मशीन खरीदी, बाटा ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, बाटा ने सिंगापुर में जाके फ्लैट खरीदा, बाटा ने गोवा में जाके एक अच्छा सा फ्लैट बुक करा, जो भी काम है ये सब क्या? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बात क्लियर? और जो भी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कवर नहीं होती, फिर अल्टीमेटली उनकी जगह कहाँ होगी? सर उनकी जगह होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी विच इज नॉट कवर इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, देन इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए मैं भी आपको कोई लॉजिक नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू दे रहा हूँ। जो चीज इन्वेस्टिंग के अंदर कवर हो गई, जो चीज फाइनेंसिंग के अंदर कवर हो गई, वो तो इनके अंदर कवर हो गई, लेकिन जो चीज ना इन्वेस्टिंग में गई ना फाइनेंसिंग में गई, तो उनकी जगह कहाँ होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी बहुत वाइडर है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत 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 वाइडर है। यहीं से ही आपका अकाउंटिंग रेशियो शुरू होगा, यहीं से ही आपका अकाउंटिंग रेशियो भी होना शुरू हो जाएगा। ध्यान देना, जो जितना अच्छा कैश फ्लो स्टेटमेंट में टाइम लगाएगा, उतने पंचुअलिटी के साथ पढ़ेगा, उसके अकाउंटिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा। आप जब अकाउंटिंग रेशियो खोलोगे ना, तो उसमें जो टर्म्स आएंगे उसकी मैं आपको लॉजिक देते हुए चलता चलूंगा इसी के अंदर। देखिए मैंने क्या कहा, जो चीज फाइनेंसिंग में चले गई, जो चीज इन्वेस्टिंग में चले गई, वो चीज ऑपरेटिंग में नहीं जाएगी, क्योंकि हर एक चीज के एक ही जगह तो ट्रीटमेंट होगा। अदरवाइज तुमने इधर भी लिख दी, इधर भी लिख दी, इधर भी लिख दी, तो क्या होगा? डुप्लीकेसी हो जाएगा फिर तो उस चीज का। क्लियर है? आपको सिंपल देखना है, क्या ये इन्वेस्टिंग में गई? हाँ गई, तो छोड़ दो, इन्वेस्टिंग में छोड़ो। क्या ये फाइनेंसिंग में गई? हाँ जी गई, तो फाइनेंसिंग में जाने दो। ना ही ये इन्वेस्टिंग में गई, ना ही ये फाइनेंसिंग में गई, तो ये किस में जाएगी? सर ये जाएगी ऑपरेटिंग में। बात क्लियर है? अच्छा देखिए, और मैं सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। अच्छा, क्या आपको पी एंड एल अकाउंट बनाना आता है? सर पी एंड एल तो हम क्लास 11 से बना रहे हैं, मैं कंपनी के बेसिस पे ना सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। क्लियर है? अच्छा, ये चीज आप मुझे बता सकते हैं, जैसे जीपी आता है, बाय जीपी, या बाय जो भी इनकम हो, बाय जो भी इनकम हो, वो सारी इनकम इधर आ जाती है। आई थिंक आपको क्लियर होगा इतना। ओके, उसके बाद जितने भी आपके क्या हो एक्सपेंस हो, वो सारे एक्सपेंस इधर आ जाते हैं। यदि एक्सपेंस हट जाए तो क्या आता है? आपका नेट प्रॉफिट। ऐसी तो आता है, ये नेट प्रॉफिट आया, ये तो आपका आता है। अच्छा जी, मैंने आपको एक बात बताई थी, जो पी एंडल होता है, जो पी एंडल होता है उसके अंदर
ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग जितने इनकम और एक्सपेंसेस सब आते हैं। क्या आपको याद आ रहा है? क्या आपको याद आ रहा है जो मैंने बताया था ये बातें? मैंने ये बताया था कि पीएनएल के अंदर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों शामिल होते हैं। पीएनएल जो होता है वो ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग इन दोनों को मिला के होता है। आई होप आपको याद आ रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहीं पे आपकी लाइफ का पहला सबसे अच्छा और एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा जिसपे आपकी लॉजिक बनना शुरू हो जाएंगे। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, यही आपका पार्टनरशिप का लॉजिक स्ट्रॉन्ग करेगा। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यही आपका अकाउंटिंग रेशियो में मदद करेगा। ये एक ऐसा लॉजिक है, ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी देखे जाएगा। और ये ऐसा लॉजिक है, जिंदगी भर कभी भी बैलेंस शीट बनाओ या पी&एल बनाओ, आपको कभी भी ऑपरेटिंग नीचे आइडेंटिफाई करना हो तब इसकी हेल्प से कर पाओगे। बहुत अच्छा लॉजिक है। तो मतलब कि सर हम ये कह सकते हैं पी&एल के अंदर एक तो सब बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो हमारा धंधा है, धंधे से जो भी पैसे आए, जो ऑपरेटिंग नेचर का, बाय ऑपरेटिंग इनकम, जो भी ऑपरेटिंग इनकम है वो भी आ गई। इनकम लिख देता हूं मैं, बाय ऑपरेटिंग इनकम ये भी आ गई, बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये भी आएगी। बात क्लियर है? सर नॉन ऑपरेटिंग जैसे जो हमारे बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, सर नॉन ऑपरेटिंग का एग्जांपल दोगे? अरे बच्चों जो ऑपरेटिंग नहीं है वही नॉन ऑपरेटिंग है। सर जो ऑपरेटिंग नहीं है वो नॉन ऑपरेटिंग, जैसे कि इन्वेस्टमेंट किया मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मुझे इन्वेस्टमेंट से आइदर डिविडेंड मिल गया या इंटरेस्ट मिल गई, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसे कि मैंने कोई फ्लैट खरीदा, उस फ्लैट को किराए पे उठा दिया, तो दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी विच इज नॉट अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, विच इज नॉट ऑपरेटिंग इन नेचर, देन इट विल बी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जब आप लोग इतने अवेयर नहीं थे कि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती क्या है, इसलिए अब मैं आपको बता सकता हूँ जो चीज ऑपरेटिंग है वो तो ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट है, और जो चीज ऑपरेटिंग नहीं है वो आइदर इन्वेस्टिंग नेचर की है या फाइनेंसिंग नेचर की है, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बात क्लियर है? ऑपरेटिंग इनकम समझ में आ गई जो बिजनेस के रिगार्डिंग है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे कि एफडी की इंटरेस्ट मिल गई मुझे, मैंने बैंक में एफडी बनवाई, एफडी पे इंटरेस्ट मिल गई। मैं एग्जांपल लिख देता हूँ आपके समझने के लिए, जैसे कि एफडी की इंटरेस्ट हो गई, या मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो वहां पे डिविडेंड मिल गया मुझे, डिविडेंड, या मैंने किसी के डिवेंचर खरीदे तो मेरे को वहां से इंटरेस्ट मिल गया, या फिर मैंने अपना प्लॉट रेंट पे उठा दी तो मेरे को वहां से क्या मिल गया? रेंट मिल गया। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड। और इधर जो खर्चे आएंगे वो भी कौन से आते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मैं आपको सिर्फ लॉजिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक बनेगा लाइफ के लिए आपका ये। इसको समझ लीजिए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपना यहीं पे लगाइए। जब तक समझ में ना आए तब तक मुझसे पूछते रहिए आप लोग। और फिर क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। तभी तो मैं आपसे कहता था कि जो नेट प्रॉफिट आएगा, जो नेट प्रॉफिट आएगा वो मिक्सचर होगा ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग का। मतलब कि जो ये नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग दोनों का मिक्सचर करके नेट प्रॉफिट निकलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वेरी गुड। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि यदि मुझे सिंपल ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करिए मेरी ऑपरेटिंग इनकम है 300 रुपए की, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 500 रुपए की। बात क्लियर है? मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 200 रुपए का और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 400 रुपए का। मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ गया स्टूडेंट्स? सर मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 800। तो ये रहा 800 टोटल है। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? सर नेट प्रॉफिट आ रहा है मेरा 200। क्या बताइए इतना क्लियर हो गया? यस सर इतना क्लियर हो गया। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है, क्या जो 200 की फिगर आई है, क्या जो 200 की फिगर आई है, क्या इसके अंदर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों का इम्पैक्ट है या नहीं है? यदि है तो बताइए यस बोलिए, यदि है तो यस बोलिए आप लोग, यदि नहीं है तो नो बोलिए। क्या जो 200 की फिगर आ रही है, क्या उसमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनका इन्वॉल्वमेंट है? यस सर इन्वॉल्वमेंट है। वेरी गुड। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सर ये बताइए आप लोग कि इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो, कोई मुझे बता सकता है? यदि ये पीएनएल आपके सामने है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा? सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये तो सर बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे सर हम कैसे निकालेंगे? जो हमारी ऑपरेटिंग इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम में से सर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे, जो आएगा मतलब कि 300 में से 200 माइनस करेंगे, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो मतलब सर आप क्या हमसे ये कहना चाह रहे हो, हमें क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना है? हाँ,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही आपको देखना है। कैसे निकालोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैसे निकालेंगे सर? ऑपरेटिंग इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर यदि ऑपरेटिंग लॉस हुआ तो वो भी बात सही है, तो खर्चा ज्यादा हुआ, इनकम कम होगी ऑपरेटिंग की, यही तो होगा। मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया? ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बात क्लियर है? अच्छा, कोई मुझे नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला बताएगा? सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना अमाउंट आएगा ये भी बता दीजिए, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है सर हमारा 500, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 400। सर ये नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया? 100। मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मेरा 100, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मेरा 100 और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 100। और जो ये नेट प्रॉफिट आता है ये ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के तो सम है, तभी तो 100 प्लस 100 ऐसी तो बना, तभी तो 200 आया है। तो आपको इस चैप्टर के अंदर क्या करना होगा? अब किसी को आइडिया लग रहा है कि और 3 एक्टिविटी थे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। बताइए आप, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा लॉजिक के लिए कि बताइए ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कौन सा प्रॉफिट आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा या नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑब्लिक ऑपरेटिंग लॉस कुछ भी हो सकता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑब्लिक ऑपरेटिंग लॉस कुछ भी हो सकता है। आइदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑब्लिक ऑपरेटिंग लॉस आएगा या फिर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट ऑपरेटिंग लॉस आएगा। मैं जनरली प्रॉफिट लेके रहा हूँ, कुछ भी आप बताइए क्या आना चाहिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या कवर होना चाहिए। यदि आप लोग आंसर दे पा रहे हो तो याद करने की मेहनत बहुत कम हो जाएगी। ध्यान रखना, यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी हमें? सर हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इन शॉर्ट मैं आपसे और सिंपल तरीके से बात बोलूं, यदि आपके पास ये पता है नेट प्रॉफिट, आपके पास क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट। और आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है आपका नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट कितना है? 200। आपसे क्वेश्चन ये कहना है कि आपको आपको नेट प्रॉफिट की हेल्प से ये निकालना है कि ऑपरेटिंग कितना होगा। सपोज करिए आपके पास सब चीज है, पूरा ये बना हुआ है, आपने अब तो ऐसे निकाल दिया कि ऑपरेटिंग इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे, तो सर ये हमारा क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। यदि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, यार दूसरे सेंस से बात करिए, मेरे पास नेट प्रॉफिट गिवन है, यदि मेरे पास नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट कैसे आया है? सर इन दोनों इनकम को जोड़ा और इन दोनों इनकम को माइनस करा। आप मुझे प्रैक्टिकली बताना, यदि मैं नेट प्रॉफिट के अंदर ये 400 को प्लस कर दूं तो बताइए जो 400 मैंने माइनस करके निकाले थे कि 400 का इम्पैक्ट खत्म हो गया? मैं आपसे क्या जानना चाह रहा हूँ, देखो सपोज करिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला हमने? सर ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक तरीका तो ये हो गया, ऑपरेटिंग इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड, मतलब सीधा तरीका ये हो गया। अब सपोज करिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे हमने नेट प्रॉफिट निकाला है, नेट प्रॉफिट कैसे निकाला है? सर ऑपरेटिंग इनकम प्लस, मैं और अच्छे से इसको लिख देता हूँ आपके सामने, देखिए जैसे मैं नेट प्रॉफिट कैसे निकाल रहा हूँ। सर नेट प्रॉफिट हम कैसे निकाल रहे हैं? हम नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं सर, नेट प्रॉफिट कैसे निकाल रहे हैं सर? ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हम ये तो करके नेट प्रॉफिट निकालने हैं। बताइए क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यही तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ रहा है। बताइए क्या इतना बेस समझ में आ गया? इतना क्लियर है आप लोगों को? बताइए। वेरी गुड, क्लियर है सबको? वेरी गुड। अच्छा जी, अब हमें निकालना क्या है? सर हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। देखिए ये क्या होता है, ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? सर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, ये तो बता रहा हूं मैं। और यदि नेट ऑपरेटिंग इनकम और सॉरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये क्या हो गया? सर नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, दैट इज नेट प्रॉफिट। यदि मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नेट प्रॉफिट में से नेट नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हटा दूं, क्या ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचेगा? क्या ये इक्वेशन सही है? बताइए क्या ये इक्वेशन समझ में आ गई आप लोगों को? नेट प्रॉफिट में से यदि मैं नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हटा दूं तो ये क्या बचेगा हमारा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बात क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। अच्छा फिर मैं एक और लॉजिक लेते हुए चल रहा हूँ, देखिए तो मैं इसको बिना इक्वेशन में ऐसे कन्वर्ट नहीं कर रहा, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, मैं ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट
प्लस नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट मतलब नॉन, बार बार नेट निकल रहा है तो उसको मतलब नॉन समझिए। देखिए नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉट नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ। बताइए क्या ये इक्वेशन सही है? बताइए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का ये तरीका से, नेट प्रॉफिट में से जो आपने खर्चे माइनस करे हैं वो सारे खर्चे को क्या कर लीजिए आप वापस से एड बैक कर लीजिए। ये तो मैंने क्या था, ये खर्चा माइनस करके मैंने यही तो प्रॉफिट निकाला था। मैं क्या कर रहा हूँ, इस खर्चे को जो मैंने माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाला है, तो इसमें क्या कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट में क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एड बैक कर रहा हूँ, वापस से प्लस कर रहा हूँ, जिससे कि पुराना इंपैक्ट आया। जो मैंने इनकम जो इनकम मैंने ऑलरेडी प्लस करी थी, क्योंकि नेट प्रॉफिट के लिए वाली इनकम प्लस होगी, तो भाई अब मैं क्या करूंगा, इस इनकम का इम्पैक्ट खत्म करने के लिए इसको क्या करूंगा, हटा दूंगा। बात क्लियर है? बताइए क्या ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? देखिए इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, वेरी गुड। अब देखिए तो मतलब कि जो हमारे पास तीन एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो मतलब कि सर क्या हम सिंपल सेंस में ऐसे बोल सकते हैं, सिंपल सेंस में ऐसे बोल सकते हैं, जो चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चले गया या फिर जो चीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी की पार्ट है, जैसे कि मैंने डिवेंचर इश्यू करे, और डिवेंचर में मैंने क्या करा, इंटरेस्ट पे करा, ये पी एंड एल के अंदर तो इधर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आ रहा होगा उस इंटरेस्ट नाम से। वेरी गुड। जैसे कि मैंने इंटरेस्ट पे करा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन टू बैंक, सपोज ये बैंक लोन पे इंटरेस्ट पे करा, तो मेरे पैसे तो जा रहे हैं, कैश फ्लो के अंदर आएगा, लेकिन वो कहाँ कवर होगा सर, वो फाइनेंसिंग के अंदर कवर हो गया होगा। लेकिन पी एंड एल के अंदर तो टोटल आ रहा होगा ना, जो भी मेरा खर्चा है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो इसको ट्रांसफर करो पी एंड एल टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो मैंने पी एंड एल के अंदर तो इसको शामिल कर लिया होगा ना नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। जो चीज ऑलरेडी इंक्लूड हो गई है तो अब उसको दोबारा इंक्लूड करो तो डबल इंपैक्ट नहीं आएगा, ये ऐसे डबल इंपैक्ट आ जाएगा। तो आपका क्या काम है, तो सर आपको क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है, इसका इंपैक्ट क्या करना है, खत्म करना है। खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो चीज माइनस हो गई है उसके लिए मुझे खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको प्लस कर दूंगा। बात करते जो मैं माइनस कर दिए नेट प्रॉफिट निकालते वक्त, यदि मुझे उसका इंपैक्ट खत्म करना है तो उसको सब जैसे आपने माइनस करी वैसे आप उसको ऐड बैक कर लो, वापस से प्लस कर लो। बात क्लियर? और जो इनकम मैंने शामिल कर ली है उसको हटा दो, जिससे कि आपका जो एक्चुअल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो निकल जाए। क्योंकि ना जो चीज फाइनेंसिंग में चली गई या जो इन्वेस्टिंग में चली गई, वो चीज ऑपरेटिंग वो चीज ऑपरेटिंग में आएगी नहीं, वो तो इम्प्लाइड बात है, अदरवाइज डुप्लीकेसी हो जाएगी। अच्छा एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जैसे कि मुझे कोई बताएगा, जैसे कि मैंने लिखा डेप्रिसिएशन, जैसे मेरे पास असेट की डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट, क्या ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा? सर नहीं जाएगा। लेकिन क्या डेप्रिसिएशन पी एंड एल में जाएगा? यस जाएगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। क्या डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग नेचर का? यस सर। डेप्रिसिएशन असेट पे लगता है, हम असेट यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, डेप्रिसिएशन भी क्या है, ऑपरेटिंग नेचर की एक्टिविटी है। डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग आइटम है। डेप्रिसिएशन क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है मेरा। डेप्रिसिएशन क्या है, मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्योंकि भैया तुम असेट यूज करोगे तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा। और असेट किस में यूज करोगे, तुम अपने प्रोडक्शन में यूज कर रहे हो, इंप्लाइड बात है भी, असेट लेके आओगे उसको प्रोडक्शन में यूज करोगे, तो असेट पे होने वाला जो भी खर्चा होगा, या डेप्रिसिएशन हो या पेट्रोलियम फ्यूल का हो, वो सारे एक्सपेंस आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। बात क्लियर है? अभी मैंने जो पॉइंट लिया है वो लिया डेप्रिसिएशन, पॉइंट के डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, और उस मैंने उस फिक्स एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है उसको मैंने क्या करा, पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिया। तो आप खुद बताइए क्या डेप्रिसिएशन पी एंड एल में आ रहा होगा? जी हाँ सर आ रहा होगा, टू डेप्रिसिएशन करके। चलो मैं एक एग्जांपल, टू डेप्रिसिएशन करके इधर शो हो रहा होगा, इंप्लाइड मतलब शो हो रहा होगा। बात क्लियर है कि डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग नेचर का आइटम है? यस सर ऑपरेटिंग है, क्योंकि जो असेट आपकी प्रोडक्शन में यूज हो रहा है उसी के ऊपर तो डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो प्रोडक्शन आपका ऑपरेटिंग हो सकता है, तो उसका डेप्रिसिएशन भी आपको क्या होगा, ऑपरेटिंग होगा। लेकिन सर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन? मैंने क्या कहा आपसे, जैसे कि मैंने आपसे ये कहा, मैंने एक असेट लेकर आया, मैं क्या लेकर आया, एक असेट लेके आया। किस पर्पस के लिए असेट लेके आया? सर असेट लेके आए हो आप प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे कि सपोज करिए मेरा काम है जूते बनाने का, अब जूते बनाने के लिए सपोज करिए फैब्रिक जो एडिसिव होती है, जो ग्लू होता है, मतलब एडिसिव होता है, उसका मतलब क्या होता है, एडिसिव का मतलब होता है सर, एडिसिव मतलब जो ग्लू होता है जिससे हम जूते चिपकाते हैं, जूते के जो सोल चिपकाए जाते हैं उसके लिए ग्लू यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एडिसिव। अब मैंने क्या करा, मशीन लेके आया, मशीन के अंदर जैसे मैं लेदर डालता हूँ ना, और मशीन इसके अंदर ऑटोमेटिकली एडिसिव भी लगा होता है, वो लेदरों को चिपका के बाहर लेके आती है। क्यों? क्योंकि वो मशीन का काम क्या है, जूते बनाने में हेल्प करना। यदि वो मशीन मेरी प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है
तो सर वो मशीन के ऊपर होने वाला जो भी डीजल होगा, जो भी डीजल हो या जो भी पेट्रोल हो वो या जो भी डेप्रिसिएशन वो सब ऑपरेटिंग नेचर का आइटम है। लेकिन डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग होते हुए भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सर डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम। मैं भी कह रहा हूँ डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है, मैं भी मानता हूँ डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है। और सर लेकिन डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग तो है लेकिन वो नॉन कैश आइटम है, तो मतलब कि ऑपरेटिंग में भी आप सिर्फ वही रिकॉर्ड करोगे जो कैश आइटम होगा। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी।